नमस्कार। डीजेने न्यूज़ के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान विजय विक्रम सिंह। आप मूलतः कानपुर के निवासी हैं, लेकिन फिलहाल बम्बई में नाम और नामा कमा रहे हैं। विजय विक्रम सिंह की पहचान बिग बॉस के सूत्रधार के रूप में है। अक्सर बिग बॉस में जो आवाज़ सुनते हैं, बिग बॉस चाहते हैं, वो आवाज़ विजय विक्रम सिंह की है। आप एक बहुत ही मज़े हुए सधे हुए एक्टर भी हैं, और मैं विजय विक्रम सिंह को ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह कहना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि वे सेना में ब्रिगेडियर हैं या रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक ब्रिगेडियर की माफिक अपनी असफलताओं को युद्ध में हराया है। उन्होंने ब्रिगेडियर की तरह अपनी कमज़ोरियों पर विजय हासिल की है। उन्होंने ब्रिगेडियर की तरह कैरियर में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए नए कैरियर को चुना है, चैलेंजेस को चुना है और सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने एक ब्रिगेडियर की तरह अपने आप को नए रूप में गढ़ा है। विजय विक्रम सिंह, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार इंट्रोडक्शन, बहुत ही भाव विह्वल हुआ हूँ मैं। बस एक करेक्शन छोटा सा है कि बिग बॉस चाहते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि बिग बॉस में दो आवाज़ें हैं। एक जो चाहते हैं वो एक अलग आवाज़ है, और एक जो सूत्रधार, जैसा आपने कहा, यानी कि नरेटर की आवाज़, वो मैं हूँ जो दर्शकों से बात करती है। मैं चाहूँगा कि वो आवाज़ जो दर्शकों से बात करती है वो एक बार यहाँ हो जाए। तो हम तो आज के पहले, अभी 30 सेकंड पहले तक मैं यही समझता था कि पूरी आवाज़ वहाँ एक ही व्यक्ति की है और वो आपकी आवाज़ है। तो मुझे अगर अपने अंदाज में कहना हो तो शाम 4 बजे डिजियाना न्यूज़ के बॉस ने विजय विक्रम सिंह को आदेश दिया कि वो एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव के साथ खास मुलाकात करें। तो ये जो है इस तरह से, या अगर आपका कमिंग अप रिकॉर्ड करना हो तो आगे देखिए विजय विक्रम सिंह के साथ इस खास मुलाकात के कुछ और भावपूर्ण अंश। तो ये आवाज़ जो आपकी है और जो आवाज़ मूलतः आप बोल रहे हैं और जिस तरह की आवाज़ ये है, इसको बनाने के लिए विजय विक्रम सिंह को क्या प्रयास करना पड़े? किस तरह से अपनी आवाज़ को आपने मांझा, किस तरह से आपने अपनी आवाज़ को आपने परिष्कृत किया? उससे पहले एक और प्रोसेस हुआ जो था इस आवाज़ की खोज का। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद क्योंकि भारी आवाज़ है तो मुझे पहले से ही पता था कि मुझे ये करना है। मुझे जीवन के 29वें साल तक ये नहीं पता था कि आवाज़ के माध्यम से एक करियर बनाया जा सकता है। और 29 साल की उम्र में जब मैं MBA करके अपने कॉर्पोरेट करियर के चौथे या 5वें साल में था और सरकारी नौकरी कर रहा था, तब मुझे मेरे एक दोस्त की दोस्त ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, और मेरा जवाब उनको था कि नहीं, मैं गा नहीं पाता। तो उन्होंने कहा, हम लोग यही समझते हैं कि आवाज़ अच्छी तो अच्छा गाना गा लेगा। अच्छा गाना गा लेगा, और यही समझ मेरी भी थी उस समय तक। ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 के आसपास की। और फिर अगले दिन वो मुझे लेके गई। मतलब वो देखिए, कुछ होता है ना, डेस्टिनी, किस्मत, कि किसी के दोस्त की दोस्त को क्या पड़ी है कि किसी तीसरे आदमी को लेके जाए दिखाने के लिए कि भाई वॉइस से क्या आप कर सकते हो। और वो मुझे ले गई, शिवांगिनी उनका नाम था, और स्टूडियो में उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग करवाई। अब आप सोचिए प्रतीक जी, कितनी कमाल की बात है। ये मतलब बाबा महाकाल ही चाहते हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। वहाँ जब स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग करी तो मुझे एहसास हुआ, अरे ये तो कमाल की चीज़ है, क्या हो रहा है मेरे साथ। उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ ऐसी है जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। इतना ही डिसीजन, ये बाकी और कुछ नहीं कि मैं ये बन जाऊँगा, कुछ नहीं, इसको एक्सप्लोर करूँगा। उससे भी ज़्यादा कमाल की बात ये थी कि उस समय देखिए सोच कितनी बदल चुकी थी, पॉजिटिव सोच हो गई थी। तो जैसे स्टूडियो होता है, स्टूडियो का जो बूथ होता है वो नॉइस साउंड प्रूफ बूथ होता है, उसमें आवाज़ जा नहीं सकती। उसमें आवाज़ तभी जाएगी इंजीनियर की जब इंजीनियर वो बटन दबाता है टॉकबैक का और वो बात करता है। वो बटन दबा रह गया, और वो मेरी दोस्त से कह रहा था, दोस्त की दोस्त से, कि अरे किसको पकड़ लाई हो, आवाज़ इसकी अच्छी है लेकिन इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोची पहला पार्ट रख लिया कि आवाज़ अच्छी है। मैंने कहा इसने कहा है आवाज़ अच्छी है तो चलो ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी वो कर लेंगे। तो 2006 जब मेरी उम्र 29 साल थी, ये जर्नी की शुरुआत वहाँ से हुई।
उसके बाद मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली, सरकारी नौकरी को छोड़ा, एक रेडियो स्टेशन में नौकरी करी। सरकारी नौकरी छोड़ना बड़ा कठिन काम रहा जी, होगा। जी। और ख़ासतौर पर हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते जी। हैं, उसमें तो पिताजी माताजी की बड़ी इच्छा रहती है कि बबुआ को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, भले ही ना हो तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर बन जाए, पटवारी बन जाए, तो ठीक ठाक, प्रभु की बड़ी कृपा है। तो ऐसे में आप उस फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद आपने नौकरी छोड़ी, श्रीमती जी की भी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? उस समय मैं शादी नहीं हुई थी मेरी, और ना ही कोई इस तरह की बातचीत थी शादी की। उस समय ये एक इम्पल्स में लिया गया डिसीजन था। थोड़ा उसके पीछे रिसर्च भी थी। ये समझ में आया कि क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया था कैलकाटा, तो मुझे समझ में आया कि अब इस नौकरी में रहते हुए मैं वॉइस को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कैलकाटा चला गया एक बार तो फिर क्या एक्सप्लोरेशन होगा। तो वहाँ पर ये सोचा गया कि क्या किया जाए। तब पता चला कि रेडियो स्टेशन में भी MBA जो करके आते हैं उनकी ज़रूरतें होती हैं, सेल्स टीम में, मार्केटिंग टीम में। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। मैंने कहा अगर मेरी डिग्री की बदौलत मुझे सेल्स या मार्केटिंग में नौकरी मिल जाए किसी रेडियो स्टेशन में, तो नौकरी भी करता रहूँगा। एक तनख्वाह तो आपको पता ही है कितनी ज़रूरी होती है। तो मैं हमेशा अपनी बातचीत में ये भी कहता हूँ कि लाइफ में ना रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो ये मेरा कैलकुलेटेड एकदम रिस्क, पागलों की तरह नहीं, पागलों की तरह नहीं घूम बस जाएंगे कूद आप। गए, हाँ, तो थोड़ा ये सोच समझ कर रिस्क लीजिए। बिल्कुल, तो ये मेरा कैलकुलेटेड रिस्क था कि रेडियो स्टेशन में नौकरी करेंगे, धंधे को समझेंगे और आवाज़ पे काम करेंगे। तो 2006 से 2009 तक मैंने ये किया। बिग FM 92.7 में नौकरी करी, सेल्स में नौकरी करी 2.5 पौने 3 साल, और फॉर्मल वॉइस ट्रेनिंग ली एक कोच के साथ, और आवाज़ पे लगातार काम किया। और 2009 में जब शादी होने वाली थी मेरी, तब अपनी धर्मपत्नी को मैंने बताया कि अभी ये पैकेज दिख रहा है, नौकरी कर रहा हूँ, पर मेरा सपना ये है और इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। और वहाँ पर श्रीमती जी ने कहा था कि छोड़ना है नौकरी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो वो जो लास्ट मिनट, जो एक एज पे आने के बाद आप सोच रहे होते हैं कि क्या छलांग लगाई जाए, पैराशूट को टेस्ट किया जाए कि ना किया जाए, वो आखिरी धक्का जो है। देखिए, अब आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कई वेब सीरीज आप कर रहे हैं, फिल्में आप कर रहे हैं, OTT पे आपकी चीज़ें आ रही हैं, सीरियल तो आप कर ही रहे हैं, बिग बॉस तो आप कर ही रहे हैं, मास्टर शेफ भी आप करते हैं। जी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नामी गिरामी आवाज़ें रही हैं। अमिताभ बच्चन साहब को तो सभी जानते हैं, जी, शत्रुघ्न जी, सिन्हा जी, साहब को तो जी, सभी जी, जानते हैं, बिल्कुल। सुरेश ओबेरॉय, और तमाम आवाज़ हैं जिनके बारे में जिक्र होता है कि भाई क्या आवाज़ है। तो उसके बावजूद भी इस तरह की रिस्क लेना, और इन आवाज़ों से आप कितने प्रेरित हैं, और किस तरह से, जो मैंने सवाल था वो अधूरा रह गया कि आवाज़ को आवाज़ बनाने में कितने प्रयास करना पड़ते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब के का एक किस्सा है कि वो रात भर सोने के बाद उन्होंने कुल्ला नहीं किया, मंजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, और वो एक डबिंग करने पहुंचे क्योंकि उन्हें भारी आवाज़ चाहिए थी। तो इस तरह के भी कुछ सूत्र होते हैं आवाज़ को आवाज़ बनाने में। जी, सबसे पहला सूत्र है बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा रियाज। मैं कई लोगों की आवाज़ों पे अब काम करता हूँ, लोगों के साथ कॉर्पोरेट्स में भी काम करता हूँ। उनको सबसे पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ कि आपकी आवाज़ का आधार है आपकी सांस। तो सबसे पहले आपकी सांस पे काम होगा। जब सांस अच्छी होगी तो सांस ही तो है जो ऊपर ब्रीथ जाती है, कंट्रोल जिसको कहते हैं। ब्रेथ कंट्रोल, जो सांस ही तो है जो ऊपर जाती है, वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है, तभी तो आवाज़ निकलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी सांस, उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वो इतनी आसानी से नहीं आता है, उसके लिए बहुत रियाज़ करना पड़ता है। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भाषा में शुद्धता पैदा करना, इमोशंस को आवाज़ में लेकर आना और सही मात्रा में लेकर आना और उसको फिर दर्शाना, ताकि वो जिसे कहते हैं कि कट के टेलीविज़न को काट के पहुँचे लोगों तक, उसके लिए रियाज़ लगता है और बहुत सारी मेहनत लगती है। तो वो मैंने की इत्तेफाक से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में जाग गया था। किसकी आवाज़ से आप प्रभावित रहे? मतलब मैंने 2-3-4 नाम तो गिनाए हैं, जी, सुरेश जी, ओबेरॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, समीर एक बहुत जो टीवी आर्टिस्ट हैं, उनकी जी, आवाज़, जी। और भी दूसरे लोग हैं। आपको किसकी आवाज़, और अलग अलग बड़े अलग अलग टाइप की आवाज़ रहती है। एक मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन साउथ के डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो 100-150 तरह की आवाज़ निकाल लेते हैं। हाँ, 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 बहुत। जानी लीवर साहब जो है वो वो उनकी भी मास्टरी थी। बहुत, तो इस बहुत। तरह की चीज़ें में आप देखिए, आपने जो नाम लिए शुरुआत में, वो तो फिल्म एक्टर्स हैं, लेजेंड्स हैं। आपने फिर कुछ डबिंग आर्टिस्ट के नाम लिए जो डबिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है।
लेकिन जिनसे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित रहा हूँ वो हैं ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी हिंदुस्तानी वॉइस इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, और एक ज़माना ऐसा था 80s 90s में कि हिंदी का हर दूसरा ऐड उन्हीं की आवाज़ में होता था। आज भी सीएट का जो ऐड आप देखते हैं वो भी उन्हीं की आवाज़ अगर में। आपको याद हो गए तो, या ब्रजभूषण जी की कोई आवाज़ में कोई चीज़ आपको याद हो? मैं क्योंकि मिमिक्री नहीं कर पाता तो मैं सुना तो नहीं पाऊंगा, पर सीएट का जो ऐड है वो कुछ इस तरह है कि सड़क पर ऐसे महानुभाव मिल जाते हैं आज भी, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको कंट्रोल पे चले, ऐसा कुछ तो उनका ऐड था। उनकी आवाज़ की जो मिठास है वो मुझे हमेशा इंस्पायर करती रही। और मेरे कंटेम्प्रेरीज में अंकुर देसाई हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से वो 4-10 शब्दों की स्क्रिप्ट में उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं, मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं, मॉड्यूलेशन से वो जादू वॉइस है। मॉड्यूलेशन एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। और निनाद कामत हैं जो वॉइस आर्टिस्ट भी अच्छे अच्छे कैटेगरीज हैं, डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट और मिमिक्री आर्टिस्ट। निनाद एक ऐसे शख्स हैं जो तीनों में महारत रखते हैं। डबिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। उन्होंने एक ज़माने में आप भी डबिंग करते हैं? जी, अब वापस शुरू किया है डबिंग, बीच में बंद हो गई थी काफ़ी, और डबिंग के चलते ही मैं डबिंग और कर पाऊँ, इसी की वजह से मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ। अब एक्टिंग करियर की अगर आप बात निकली है तो मैं अभी आप क्या क्या वेब सीरीज़, फिल्म और क्या क्या कर रहे हैं? और आपने अभी पिछले कुछ दिनों में, अब मिर्ज़ापुर का तो हमको याद है, आपने एक फैमिली शो भी किया जी था। जी, फैमिली मैन। तो और इसके अलावा क्या क्या आप करने वाले हैं और आने वाला समय में हम आपको देख पाएंगे? स्पेशल ऑप्स 1.5 वो मेरा लास्ट शो था हॉटस्टार के लिए, डिज्नी हॉटस्टार के लिए। उसके बाद हमने एक फ़िल्म शूट करी है जो नेटफ्लिक्स पे आएगी अभी, क्योंकि उस स्टेज पर हैं जहाँ पर नाम शायद मैं नहीं ले पाऊँगा। मैंने काजोल जी के साथ एक वेब सीरीज़ शूट करी है, तो 3 और वेब सीरीज़ हैं उसके अलावा। तो एक सुष्मिता सेन के साथ भी आप काम कर रहे हैं? किया है, कुछ शूट उनके साथ हमने किया है, वो भी अब मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में रिलीज़ होगा वो भी। तो 3 या 4 वेब सीरीज़ हैं इनफैक्ट, और एक फ़िल्म है जो पाइपलाइन में है। और वॉइस का जो काम है वो तो चल ही रहा है, मास्टर शेफ़ है, इंडियन आइडल अभी चल रहा है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर इसके बाद सोनी पर आएगा, उसमें भी मैं आवाज़ दूंगा। तो और अभी पिछले महीने मैं यूके होकर आया, जहाँ पर मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ में बोल कर आया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम। ये भी एक चीज़ है जो मैं करता रहता हूँ पैरेलली अपने क्रिएटिव करियर के साथ, वो है अपनी लाइफ की जर्नी से जो मैंने सीखा है वो मैं ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और इसके अलावा कॉर्पोरेट्स में भी जाकर वो मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ। आप अगर अपनी लाइफ की बात कर रहे हो, चूँकि आप स्टूडेंट्स के बीच में बात करते हैं, तो अक्सर मैं देखता हूँ, और इंदौर में तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि जो नई पीढ़ी है 18 से 25 साल के बच्चे, वो शराबखोरी कर रहे हैं, ड्रग्स में डूबे हुए हैं, पब में तोड़-फोड़ करते हैं। पब में दिख जाएंगे आपको शनिवार इतवार को, तो हमारे विजयनगर क्षेत्र में एक तरह का बवाल मचा होता है इन शराबियों के कारण। और माता पिता परेशान है, समाज परेशान है, सोसाइटी दुखी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये जो नई पीढ़ी ड्रग्स में, नशे में डूब गई है, इन्हें पता ही नहीं है, और ये अपनी असफलता हो रही है इनके साथ, बीमार हो रहे हैं, लीवर ख़राब कर रहे हैं, किडनी ख़राब कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। कई लोग इसमें से आत्महत्या कर चुके हैं, कई लोग हत्या कर चुके हैं। ऐसे नौजवानों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, एक तो हर इंसान अपना मार्गदर्शक खुद होता है। मैं अपने जीवन के अनुभवों से सिर्फ कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ। पहली ये कि बहुत ही कम उम्र में मैंने शराब पी है और शराब की लत का शिकार हुआ हूँ 19 साल की उम्र में। और 19 से 25 साल की उम्र जो कि एक करियर बनाने की उम्र होती है, उसमें मैंने बेइंतहा शराब पी, इतनी शराब पी कि उसने मेरे शरीर को बहुत नुकसान किया। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उस सब के बावजूद, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी से गुजरने के बावजूद मैं बच पाया और आज एक बहुत ही आम और बहुत ही नॉर्मल जीवन जी पा रहा हूँ। अब शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं, सब आज मैं अगर आज शाम को आपको दावत ऑफर करूँ तो मैं आपके साथ बैठूंगा, और आप जब तक शराब पियेंगे मैं आपके साथ बैठा रहूँगा, पर मैं नहीं पीऊँगा। मैंने 2005 से छोड़ दिया था, तो आज 18 साल हो गए हैं। उस छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा, बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, और उतने दर्द से गुजरने के बाद फिर शायद आँख खुल ही जाती है, फिर इच्छा नहीं होती आपकी।
तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, ये कोई पढ़ी समझी लिखी या देखी हुई बात नहीं, अनुभव की हुई बात है। पहली बात, अगर शराब पीनी भी है तो हर चीज़ की एक उम्र होती है, क्योंकि उम्र के साथ जिम्मेदारियाँ आती हैं, और तब आप, क्या होता है कि मज़े और लत में एक बड़ी महीन सी रेखा है। उम्र जो है आपको उस रेखा को पार न करने की समझ देती है। तो अगर शराब पीने का बहुत मन है तो थोड़ा रुक जाइए, करियर एक बना लीजिए, उसके बाद शौक़ है, वो शौक़ जो भी हैं वो पूरे करिएगा, क्योंकि जब शौक़ उस समय पूरे करेंगे तो जिम्मेदारियां आपको इस लकीर के उस तरफ जाने से रोक देंगी। दूसरी चीज़ है कि ये उम्र ऐसी होती है कि हर इंसान, ज़्यादातर लोग रिबेल विदाउट कॉज होते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हर चीज़ जो उनसे कही जाती है उनको लगता है वो गलत है, और जो वो कह रहे हैं वो सही है। इस एनर्जी को अगर थोड़ा सा चैनलाइज कर लें, आपको प्रूव करना है अपने आप को, बिल्कुल सही है, ज़रूरी भी है, और अपने को स्थापित करना समाज में बहुत ज़रूरी है, एक्सर्ट करना जिसे कहते हैं। पर वो एक्सर्शन जो है वो लॉजिकल तरीके से होना चाहिए, कहीं एक मकाम हासिल करके होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रूव ही करना है तो एक शानदार करियर बनाकर प्रूव करें, अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाएं, ज़रूर फ़ायदा होगा। नौजवानों को एक शिकायत ये रहती है कि वो ज़रा सा असफल होते हैं, प्रेम में असफल हो गए तो आत्महत्या कर ली, मनमाफिक नौकरी नहीं मिली या नौकरी ही नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली, बाप ने कुछ कह दिया, माँ ने डांट दिया तो आत्महत्या कर ली। चारों तरफ असफलताएं बिखरी हुई हैं, पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आए, गर्लफ्रेंड किसी और दूसरे के साथ चली गई, या मनमाफिक बाइक नहीं मिली। तो ये असफलताएं तो जीवन में हैं। ये नौजवान पीढ़ी असफलता को स्वीकार करना कैसे सीखेगी और असफलता पर विजय प्राप्त करना कैसे सीखेगी, इसका कोई फार्मूला हो? इसका भी मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बता सकता हूँ। वो जो मेरा दौर, जो मैंने 19 से 25 साल की उम्र का बताया, जहाँ पर मैं नशे की लत का शिकार हो गया, तो वो सिर्फ इसीलिए हो गया था क्योंकि जीवन में एक असफलता आई, फेल्यूर जिसको हम कहते हैं, जिसे फेलियर कहते हैं, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं अंदर से इतना कमज़ोर था, मेरी अपनी कमज़ोरी थी कि मैंने उस असफलता को शराब में डुबोने की कोशिश करी। और उसका एक मूल कारण जो है वो ये है, सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम सामाजिक तौर पर हम असफलता को सफलता का उल्टा मानते हैं। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, तो वो कहेगा फेलियर, जबकि ऐसा नहीं है। ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है कि सफलता का उल्टा कुछ नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं, तो अगर आप वहाँ तक पहुँचने के बाद असफल भी होते हैं, सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपने जो लिया है वो है अनुभव। क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि हम असफल हुए। आपने प्रयास किया, पर जो रिजल्ट था, जो उसका आउटकम था, वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वापस जाएं, प्रयास को रीइवैल्यूएट करें, फिर से प्रयास करें, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढें। लेकिन अगर असफलता अपने ऊपर हावी होने देंगे, जो कि मैंने किया था, तो आपकी सोच ब्लॉक हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है तो 10, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 5 और भगवान खोलते हैं। एक रास्ता बंद करता है तो 99 रास्ते खोलता कई है। और खोल देता है। और कई बार तो आपके मन की जब नहीं होती तो भगवान के मन की होती तो वो और ज़्यादा अच्छी होती। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। डॉक्टर रविंद्र राय बच्चन ने कहा ही है। उसका कारण ही यही है कि मन का हो रहा है तो आप खुश हो रहे होंगे, आपके मन का है। लेकिन जब मन का ना हो तो ये अपने को समझा लीजिए कि कुछ ईश्वर के मन का हो रहा है जो बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए मेरा एग्जाम्पल, मैं 19 साल की उम्र में फ़ौज में मैं रिजेक्ट हुआ पहली बार, और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं शराब पीने लगा। मैं उसके बाद मैंने 7 बार और प्रयास किए, 8 बार मैं असफल हुआ, और शराब इतनी पीने लगा, इतनी लत हो गई कि वो मुझे मृत्यु की कगार पे ले गई। अगर उस समय फ़ौज में हो जाता मान लीजिए, और मैं शराब ना पीता, तो फ़ौज में होने के बाद शायद मैं ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हो जाता है। पर इस उम्र में इतने सारे लोगों का प्यार शायद मुझे नहीं मिलता, मैं इतने बेहतरीन अभिनेताओं के साथ काम नहीं कर पाता, मैं इतने सारे लोगों तक अपनी आवाज़ के ज़रिए पहुंच नहीं पाता। आज मैं देश नहीं विदेश में भी जाता हूं तो लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यूके में था, और जब तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जब मैंने लेक्चर किए तो जितने इंडियन स्टूडेंट्स थे वो मुझे जानते थे। ये अपने आप में गर्व की बात है मेरे लिए। तो मेरे मन का नहीं हुआ तो ईश्वर के मन का हुआ, और वो मेरे मन के होने से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो असफलता को एक बुरी चीज़ मानना जिस दिन बंद कर देंगे,
उस दिन आप अपने ऊपर सवाल उठाना बंद कर देंगे। और ये जो सारी समस्याएं वो इसीलिए आती हैं कि हम असफल हो गए, तो हमने सोच लिया कि हम बेकार हैं, हम अपने ऊपर अच्छा, सवाल आप उठाएंगे। भले फौज में नहीं जा पाए, लेकिन आपके दादाजी ने तो आपको ब्रिगेडियर ही कहा हमेशा। बचपन से जी। ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह, जी जो जी मैंने आपके लिए कहा अभी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो बिल्कुल सही है। इसीलिए शुरू से ही मेरे दिमाग में कभी कोई और करियर रहा ही नहीं, बचपन से ही। तो वो फौजी जो आपके मन में था बचपन में, किशोरावस्था में, वो फौजी आज भी है? जब कोई संघर्ष करना पड़ता है, कोई चुनौती सामने आती है, कोई असफलता सामने आती है, तो वो अंदर का फौजी जो कानपुर का फौजी है, किदवई नगर का, जो दादाजी के साथ खड़ा हुआ है, वो बाहर आता है निकल कर? दो फौजी मेरे अंदर हैं। एक वो फौजी जिसका सपना मैंने देखा था, जिसको एक ग्लैमरस पेडेस्टल पे बिठा के मैं सोचता था ऐसा फौजी हूँगा, मैं बनूंगा, और जो मैं नहीं बन पाया, और फिर मैंने थोड़ा सा अपने साथ बुरा किया। और दूसरा फौजी वो जो 2005 के बाद जब सोच बदली, जो असली फौजी हुआ, जिसने ये समझा कि जीवन सिर्फ एक संघर्ष है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। गम हो या खुशी दोनों ही कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, ना हंसना है ना रोना है। ये चीज़ समझते हुए थोड़ा समय लगा, लेकिन जब समझ में आ गई तो ये समझ में आ गया कि स्पेशली फेलियर्स सिर्फ एक फेज होता है, और उसमें बहुत अच्छा मौका मिलता है आपको अंदर देखने का। जब आप अंदर देखते हैं तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो मैं जब भी फेल होता हूँ तो दुख होता है। क्या सफलता अंदर नहीं देखने देती, अंतर मन में झांकने नहीं देती? क्या सफलता अहंकार लाती है? क्या सफलता जो है वो मगरूर बनाती है और आदमी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, परफेक्ट हूँ मैं? दुर्भाग्यवश ज़्यादातर केसेस में, और मैंने खुद के साथ भी ये अनुभव किया, मुझे कभी अहंकार नहीं हुआ। जो भी मुझे मिला उसको मैंने बड़े ही विनम्रता से स्वीकार किया। लेकिन जब समय बहुत अच्छा चलने लगता है तो थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है, थोड़ा सा एक आलस आ जाता है, और आप अपॉर्चुनिटीज़ देखना बंद कर देते हो, क्योंकि इतना पर्याप्त आ रहा है कि आपको लगता नहीं है कि कुछ और देखा जाए, अपने अंदर कमियां देखा जाए। सफलता के मायने क्या? बहुत जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि 6-7 डिजिट में हमारी सैलरी हो, पैकेज हो, बड़ी भारी कार हो, बंगला हो, एक अच्छी सुंदर सी पत्नी या गर्लफ्रेंड हो, ये सफलता है, जिसको हम भौतिक सफलता कहते हैं। एक सफलता है जो आत्मिक सफलता है, एक सफलता है जो आध्यात्मिक सफलता है। अब इस सफलता को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, और उसको कैसे, दोनों सफलताएं ज़रूरी हैं, कैसे संतुलन बनाए नई पीढ़ी? आपने बहुत प्यारी बात कही है। और जो हम लोग जो सफलता जो ढूंढ रहे हैं, वो सांसारिक सफलता या व्यावसायिक सफलता, और जो फिर बाद में जो हमें मिलनी चाहिए, जो जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, वो है आध्यात्मिक सफलता। पर अभी हम हैं बीच में कहीं पर। जो हमारा मार्ग है वो कहीं बीच में है। वो बीच में क्या है कि अपने अंदर जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर क्षमता है, उसको पर्याप्त तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएँ अगर, वही हमारी सफलता होगी, जो हमें व्यावसायिक सफलता यानी कि मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ लेके जाएगी। वो बाई प्रोडक्ट होंगे। अगर आपने अपनी क्षमता का पूरा तरह से निर्वाहन कर लिया, पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो धन, धान्य, संपदा, फेम, ये सब अपने आप आएगा। और जब वो आने लगेगा तब आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि इसका मायने वो नहीं है जो मैं समझता था। असली सफलता तो आध्यात्मिक सफलता है। तो जो सफलता का मार्ग है वो आखिर में जाएगा आध्यात्मिक सफलता पर ही, जिसको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड कहते हैं, जिसमें पिरामिड में सबसे नीचे होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और फिर धीरे धीरे जब आपको मिलने लगता है तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाते हैं। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल जाती है तो आपको लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने अंदर को हम पहचानें। वो चीज़, वही बात है जो आध्यात्मिक सफलता जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे नहीं प्राप्त की जा सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो विजय विक्रम सिंह साहब, बिग बॉस को ये कार्यक्रम कैसा लगा, और हमारे लाखों दर्शकों को बिग बॉस क्या संदेश देना चाहते हैं? शाम 4 बजे प्रतीक श्रीवास्तव जी का धन्यवाद अदा करते हुए विजय विक्रम सिंह ने ये गुजारिश करी कि जो भी युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम को देख रही है वो ये समझ लें कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। बहुत धन्यवाद
देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।